हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और शाम को 6:30 बजे हम लोग आईपीएफ की चर्चा करते हैं। ये नवीं आईपीएफ है और नवा दिन मतलब इन सेंस लगातार तो नहीं होती, आज जानते हैं क्लासेस ये 8 आईपीएफ हमने चर्चा की हुई है और आप जानते हैं कि ये पॉलिटी से ही संबंधित रही हैं। ओके, आज ये हम लोग 9वें की चर्चा कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये विशेष रूप से संसद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो 8वीं आईपीएफ थी वो संसद 1 उससे संबंधित, मतलब संसद 1 मतलब इन सेंस की पहला पार्ट आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है ये दूसरा पार्ट है, आईपीएफ 9 है। स्टार्ट करते हैं। तो विशेषता हमने संसद 1 वाला अर्थात संसद का पहला जो पार्ट था उसमें हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की हुई थी, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा की थी और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी चर्चा की हुई थी। थोड़ी सी चर्चा हमने 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट में राज्यसभा की हुई थी। राज्यसभा का कुछ पोर्शन इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग ये 9वीं आईपीएफ है इसमें जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें विस्तार से बात करेंगे बजट के बारे में, बात करेंगे धन विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अनुदान जो है, कटौती प्रस्ताव है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो ये सारे मुद्दे जो है आजकल स्टेट पीसीएस में काफ़ी संख्या में पूछा हुआ है। 2023 में आप जानते हैं स्टेटमेंट बना के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, जैसे संसदीय सचिवालय से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो थोड़ा डीप में अंदर जाके क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको आईपीएफ ये देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान में रखते हुए आईपीएफ बनाई गई है। नवा है अर्थात ये संसद का दूसरा पार्ट है। शुरुआत हम कुछ ऐसे ही करेंगे, राज्यसभा के 4-5 पॉइंट हुए थे और कुछ पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो पहला पॉइंट है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन अभिन्न अंग होता है। ओके, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, पदेन सभापति होता है। तो ध्यान रखना, इसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं ना, ये सब उसको पदेन सभापति के तौर पर मिलते हैं। जो भी पैसा मिलता है, जो भी धन जो उसको काम करता है ना, सभापतित्व का काम करता है, तो वो उसी हिसाब से मिलते हैं। बाकी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले समस्त वेतन एवं भत्ते जो अलाउंसेस होते हैं वो इसको मिलते हैं। तो भी सी बात है, जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति जैसी ही उसको खातिरदारी भी मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखना। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति महोदय को देते हैं। क्लियर? उपसभापति उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। कैसे? बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा और जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं रहेगा। ओके, तो ये बातें कुछ जो है तो सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की। नेक्स्ट देखें, दूसरा पॉइंट है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। हमने इसके बारे में बात की हुई थी कि जनसंख्या के अनुपात में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों से चुन के आते हैं। तो जब कभी भी हम बात करें कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा होता है तो जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे इनका प्रतिनिधित्व भी हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पे 31 सीटें जो है अर्थात
राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर, तो 31 सीटें सबसे ज्यादा वो उत्तर प्रदेश से। क्यों? जनसंख्या वहां की ज्यादा है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया, देखो थोड़ा सा अगर ठीक आसानी, मतलब आप ठीक से पढ़ ले जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप हल करते हुए दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया, स्टार लगाएंगे। पूछा यह गया था कि भाई राज्यसभा के जो एक तरह से आप निर्वाचित होना चाहते हैं तो वहीं से निर्वाचित हो सकते हैं जिस क्षेत्र के आप मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो। तो ये पहले व्यवस्था थी, लेकिन बाद में चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया कि कहीं पे भी आप रहें, आप किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। ओके, जैसे हम बात करें मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह कहाँ से? असम से जो है वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। हैं कहाँ के? पंजाब के। तो वो जब प्रधानमंत्री काल में अपने रहे तो राज्यसभा से ही चुन के आए। ओके, और कहाँ से? असम। तो ये ध्यान रखना, तो वो चाहे किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता हो, वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। या उसमें अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, एकाधिकार है इस पे अपना। ओके, 312 पे उसका एकाधिकार है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। यहां पे मैं इसको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर बातें ऐसी हो रही हैं अभी चर्चा में हाल फिलहाल में कि वहां पे चुनाव मतदान कराए जाएंगे, तो उस हिसाब से उसको देखें। अब ये मत समझ लेंगे मास्टर ने तो गलत पढ़ा दिया, अभी तो इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन वहां पे निर्धारित किया गया है कि भाई यहां से हम कुछ सीटें, जैसे 4 सीटें की बात कही गई, तो हो सकता है 3 सीटें, अभी देखो जब चुनाव होंगे तो उसकी बात की जाएगी। ओके, तो वहां पे जब चुनाव होंगे तब, लेकिन वहां पे विधानसभा है और वो राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व भेज सकता है, अपने प्रतिनिधि भेज सकता है, अर्थात जम्मू कश्मीर का भी प्रतिनिधित्व यहां पे है। ओके, अब ये चुनाव होंगे, इसके बाद की बात जो है हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। ओके, तो एक पूरी जो है वो अनुसूची ही दे दी गई है कि भाई कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगी। तो अनुसूची 4 जो है, अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में से बात करता है कि भाई आप कितने प्रतिनिधि, तो आवंटन की बात करता है। ओके, आवंटन की बात करता है। तो इसमें भी स्टार लगाएंगे आप, एक तो ये स्टार लगाएंगे, ये पूछे जाने वाले स्टार लगाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखें, विपक्ष का नेता। अभी हम कुछ टर्मोलॉजी आपको पढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा जो है आपसे पूछा जा रहा है, और टर्म जो है विशेष रूप से, जैसे विहिप को लेके, संसदीय सचिवालय को लेकर विपक्ष का नेता काफी ज्यादा चर्चा में है, पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। मैं इसके तो गारंटी दे सकता हूं कि हाँ ये पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से विपक्ष का नेता जो है वो नहीं था, और अभी विपक्ष का नेता हमने बताया था कि लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो नेता विपक्ष की बात करें, देखें दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर राहुल गांधी जी को आप देख रहे होंगे कि उनको मणिपुर नहीं जाने दिया जा रहा था और तमाम सारी चीज़ें जो है, लेकिन अभी वो विपक्ष के नेता हैं और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास में। मणिपुर गए, जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पे वो जा रहे हैं देखने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री जैसा ही दर्जा इनको। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, बल्कि संसदीय संविधि है। पूछा जाएगा, इसको तो स्टार लगाएंगे। ओके, डबल स्टार चाहो तो आप लगा लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ता है।
संविधान में नहीं बल्कि संसदीय। तीसरा पॉइंट इसी में, तीसरे में, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अच्छा, ब्रिटेन में यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर चलती है। ब्रिटेन में क्यों? आप देखेंगे कि जिस तरह से सरकार वहां पे काम करती है, उसी तरह के विपक्ष का नेता भी अपने क्षेत्र में या ऐसे पूरा भ्रमण करता रहता है, जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या व्यवस्थाएं नहीं है। ओके, तो विपक्ष का नेता बहुत बड़ा पद है और ये आप जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान में आप देखेंगे वहां पे तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान तो हालांकि लिखित नहीं है, लेकिन हाँ, संविधान की तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मुख्य कार्य है सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। वैकल्पिक सरकार, आप कुंठित हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, विपक्ष के नेता आए मिलने के लिए या फिर विपक्ष के किसी भी, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भैया ये समस्या है। तो क्या करता है वो? आलोचना करेगा, जाके प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? भाई ये समस्या है उस क्षेत्र में, या ऐसे लोगों को समस्या, ऐसे समुदाय लोगों को समस्या। तो आप देखेंगे एक तरह से क्या करता है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करता है। वैकल्पिक सरकार, तो विपक्ष के नेता के बारे में ये सारी जानकारी, डबल स्टार लगाया है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। सचेतक विहिप की बात करते हैं, मुद्दा कभी नहीं आया है, खासकर यूपी पीसीएस की बात करें तो बिल्कुल नहीं आया है। इक्के दुक्के कुछ ऐसे जो है एग्जाम कराए गए हैं जहां पे पूछा गया है। तो विहिप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको बनता हुआ दिख। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। प्रत्येक राजनीतिक दल, आप इसको नोट डाउन करेंगे, स्टार भी लगाएंगे। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का, संसद में अपना स्वयं का विहिप अथवा सचेतक होता है। तो क्या नोट डाउन करेंगे? प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष में हो, सबका विहिप होता है। ध्यान रखना, बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? एक बार नोट डाउन करें, देखें। उसे राजनीतिक दल द्वारा एक सहायक पटल नेता के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है और जिस पर बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में या उसके खिलाफ उसका समर्थन हासिल करने की जिम्मेवारी होती है। मुद्दा क्लियर हुआ? क्या काम करता है ये? सचेतक, विहिप। ओके, वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उल-जलूल हरकत ना करें, कुछ ऐसा बोल ना दें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो, उसकी निगरानी करता है और सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विहिप अथवा सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो एक तरह से क्या करता है? करता धरता देखरेख करता है। एक तरह से क्या है? गार्जियन टाइप का है। ओके, तो विपक्षी पार्टी हो या सत्ताधारी। अच्छा, अलग अलग चीजें हैं। विपक्ष का नेता, सरकार में तो अभी प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल का नेता वो तो है ही। अब उसके पास में इतनी ज्यादा, इतना समय थोड़ी है कि जाके सबका निगरानी करे। तो इसके लिए क्या किया गया? सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष का, सबका एक अपना विहिप होता है। ओके, तो ये सब क्या करता है? निर्देशों का पालन करना और ये तमाम सारी बातें। विहिप के पद का उल्लेख ना तो भारतीय संविधान में है और ना ही ऊपर वर्णित अन्य दो संविधियों में, और यह संसदीय सरकार की परिपाटियों पर आधारित है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जो संसदीय सरकार होती है, ऐसी परिपाटी आप कह सकते हैं, ऐसी रीति या ऐसे जो है सिस्टम बनाए गए, व्यवस्थाएं हैं, ऐसी प्रथा है जिसके आधार पर विहिप जो है सचेतक का पद सृजित किया गया है। इसमें देखो अंतर आपसे पूछ सकता है, इसमें अंतर पूछ सकता है, स्टार लगाएं। साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक। साधारण विधेयक 107 और 108, यहां पे आपको साधारण विधेयक के बारे में कुछ चर्चाएं देखने को मिलेंगी। तो 107 और 8 अनुच्छेद, इसमें पहला मुद्दा, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी
पूरा स्थापित किया जा सकता है। पूरा स्थापित मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अंग्रेजी वाले। पूरा स्थापित मतलब क्या है? इंट्रोड्यूस मतलब लाया जा सकता है, ऐसे समझ सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। दूसरा, इसे या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित, यहां पे लिख लेंगे, द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। थोड़ा मिसिंग है। ओके, यहां पे इंग्लिश में ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड, नहीं यहां पे भी नहीं है। हाँ, इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर हमने बताया था आपको कि जो मंत्री नहीं होते हैं, भले वो सत्ता पक्ष के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी भले ही हो, लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है तो वो जितने भी जो भी सदस्य जो मंत्री नहीं है वो सब कौन से क्या होते हैं? वो प्राइवेट मेंबर होते हैं। मतलब यहां पे ये गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? तो मंत्री जो है वो सरकारी सदस्य। चलिए, तो ये बात समझ आ गई। तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा साधारण विधेयक ये पारित। अच्छा, ये बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पूरा स्थापित होता है। राष्ट्रपति से पूछा नहीं जाएगा और बोला जाएगा ठीक है चलो। तो ये बात क्लियर। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। ओके, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। अब ये मुद्दे यहां पे आपको, अब स्टेटमेंट बड़े अच्छे अच्छे आजकल स्टेट पीसीएस, खासकर यूपीएससी या यूपीपीएससी जो है, यूपीपीसीएस पूछ रहा है आपसे, ऐसे कुछ करके देगा। आप इसको ध्यान रखना, अगर पूछेगा तो यहां से। ओके, और या ये वाला कि भाई ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 2 पॉइंट आपसे पूछ सकता है। यहां तीसरा पॉइंट ये भी पूछ सकता है। इसके बाद में अंतर क्या है? धन विधेयक और साधारण विधेयक। ओके, तो इसमें अंतर देखें। अब देखो, एक तो अनुच्छेद का अंतर है, 107, 108, इधर 110। अच्छा, 109 जो अनुच्छेद है उसमें भी कुछ मुद्दे, जैसे धन विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है उसके बारे में चर्चा की, उसको हमने यहां पर नहीं बताया। हम 110 में आए हैं। 110 में आप जानते हैं धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बातचीत कही गई। ओके, परिभाषा देखें तो इसे सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, अर्थात लाया जा सकता है, अंग्रेजी वाले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कोई गैर सरकारी सदस्य इसको नहीं ला सकता है। तो ये इसे राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जाता है। तो अंतर क्या निकल के आया? साधारण विधेयक वो राष्ट्रपति के बिना सिफारिश किए हुआ, उनसे बिना पूछे ही लाया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक, इसमें खासियत क्या है? ये खासियत है कि राष्ट्रपति से पूछ के ही लाया जाता है। राष्ट्रपति महोदय, हम धन विधेयक पेश करने वाले हैं, क्या ले जाएं? राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है ले जाओ, मना नहीं करेगा, ले जाओ। ओके, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया, और कहां किया जाएगा? लोकसभा में। अच्छा, इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या स्वीकृति नहीं दे सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? संशोधन या स्वीकृति नहीं दे सकती है। अगर मान लो दे भी दिया कि संशोधन कर लीजिए, तो ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि भाई वो करे या ना करे। ओके, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान, हालांकि ये यूपीएससी का मुद्दा बनता है जाके, वहां इतने डीप में पूछता, यहां पे पीसीएस में नहीं पूछता। चले, अच्छा, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, और 14 दिन के बाद में ये माना जाएगा कि ये धन विधेयक दोनों सदनों से पास हो चुका है। तो अब एक मुद्दा धन विधेयक में और आप याद रखेंगे, हालांकि ये आप सब लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति इसको जो है वापस नहीं लौटा सकता है। क्यों? राष्ट्रपति से पूछ के, हमने बताया ना, राष्ट्रपति इसको ले जाए, राष्ट्रपति बोलता हाँ ले जाइए, फिर राष्ट्रपति बोले पारित हो रहा है, इस पे साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं साइन करोगे? भाई आपसे तो हमने पूछा था, आपने देखा था कि हाँ सब कुछ सही है। तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकता है। हाँ, अगर इसको ये सीधे फिर अगर नहीं पास हो रहा तो रद्द हो जाएगा। रद्द होने का मतलब आप जानते हैं सरकार का गिरना, सरकार गिर जाएगी। ओके, तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं करते, इनको क्या है? मंजूरी देनी ही पड़ती है। चलिए, 6वां पॉइंट, संसद के सत्र। देखें,
भारत का कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद की एक वर्ष में 3 बैठकें होती, परंपरा है, ये एक प्रथा है कि भाई चलो ठीक है, ऐसे रीति चली आ रही है कि भाई 3 एक बार में हम मिल लेंगे एक बार। तो हमने बताया था शुरुआत में इसके कि भाई आप देखेंगे तो 3 बार नहीं, मिनिमम जो है 2 बार मिलते हैं, मिनिमम जो है 2 बार मिलते हैं, 2 बार जो है सभाएं होनी आवश्यक है, ऐसा कुछ कहा गया है। उसमें भी ध्यान रखना कि तमाम सारे मुद्दे हैं कि इसमें संसदीय विधि के आधार पर बातें हुई हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि भाई 2 होने ही होने, लेकिन हाँ ये कहा गया कि मिनिमम होने ही चाहिए 2, हैं कितने 3। तो कहीं पे भी संसदीय कैलेंडर ऐसा नहीं है, बस परंपरा के आधार पर बोला गया है कि वर्ष में 3 बैठकें होनी चाहिए। जैसे बजट की बात करें तो ये बजट सत्र अभी आने वाला है हाल फिलहाल में। सबसे लंबा सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक समाप्त होता है। अब अप्रैल के अंत तक क्यों समाप्त होता है? आप जानते हैं कि भाई ये फरवरी में ये लाया जाता है बजट, इसके बाद में फिर उसको पारित होने में समय, फिर अब धन आवंटन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, आवंटन के बाद में फिर इसमें प्रोसीजर तमाम सारा होता है। तो एक बार धन विधेयक पारित हो जाए, सब विभागों को बंट जाए, सब मंत्रालय को बंट जाए, सेटलमेंट हो जाए, इसके बाद में इस जो सत्र है इसको जो है इसको विघटित कर दिया जाता है, इसको स्थगित कर दिया जाता है, ये आप जो भी कहें, मतलब इसको स्थगित कर दिया, ये ज़्यादा सही रहेगा, स्थगित कर दिया जाता है। ओके, तो इसी वजह से ये बहुत लंबा होता है सत्र। कौन सा? बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र, दूसरा ये प्राय जुलाई से शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है। तो अप्रैल मई जून 2 महीने का समय मिलता है। और ये है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन में 30 नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अब क्या पूछा जा सकता है, देखो स्टेट पीसीएस खासकर यूपी पीसीएस की बात करें, पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप जानते हैं कि 2 स्टेटमेंट देके पूछ रहा है और काफी अंदर से पूछ रहा है, तो आपको भी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मैं भी कोशिश ये कर रहा हूं कि मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएं। 7वां स्थगन की बात करें, देखिए हमने स्थगन के बारे में बात की हुई थी, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, इनके बारे में हमने चर्चा की हुई है। स्थगन एक विस्तार से चर्चा करते हैं। स्थगन एक निश्चित समय के लिए बैठक में कामकाज को निलंबित कर देता है। कुछ जैसे अगर बात करें तो स्थगन कुछ घंटे के लिए हो सकता है, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है, सप्ताह, कुछ सप्ताह। अब देखो अभी कहा जाता है कि जैसे ही बजट सत्र का पहला ही दिन था, नई नवेली हमारी लोकसभा का गठन हुआ और पहला ही दिन था कि विपक्ष में और सत्ता पक्ष में बड़ी बहसबाजी हुई और उधर महोदय मतलब स्पीकर महोदय ने कहा कि अब क्या करते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं। तो कहा जाता है कि कुछ देर चली और पूरे दिन के लिए जो है इसका स्थगन कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि स्थगन जो है निश्चित समय के लिए होता है, अर्थात समय निश्चित होता है कि भाई हम कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए इसको स्थगित करते हैं, निलंबित करते हैं। जब बैठक अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय या तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं हमें निश्चित समय नहीं बताया गया होगा, तिथि नहीं बताई हुई कि भाई कितने घंटे या कितने दिन तक, कौन सी तारीख से का, तो इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो 2 तरह का स्थगन, एक तो निश्चित, दूसरा अनिश्चित। स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की स्थिति सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में सभापति के पास होती है। ओके, तो ये मुद्दा हमने बताया था आपको कि स्थगन जो है वो सदन के पीठासीन अधिकारी की शक्ति होती है। ओके, नेक्स्ट देखें सत्रावसान। स्थगन के विपरीत अलग है। सत्रावसान बैठक के साथ साथ सदन के सत्र को भी समाप्त कर देता है और राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जाता है। चर्चाएं की हुई हमने, स्थगन अलग है और सत्रावसान मतलब पूरा सत्र ही खत्म कर देना। जैसे हमने बताया ना 3 सत्र होते हैं, तो एक तो अभी बजट सत्र है, बजट के बाद में मानसून सत्र आता है और मानसून सत्र के बाद में
ओके, तो ये शीतकालीन सत्र, तो ये ध्यान रखना। सत्रावसान लोकसभा के विघटन से अलग है, ध्यान रखना। यहां पे केवल सत्र का क्या किया जा रहा है, अवसान किया जा रहा है, मतलब सत्र को निलंबित किया जा रहा है अगले सत्र के लिए, विघटित नहीं किया जा रहा। विघटन का मतलब क्या होता है, नए चुनाव करवाने पड़ेंगे, और ये भी राष्ट्रपति की शक्ति होती है। क्लियर? तो स्थगन केवल सदन के पीठासीन अधिकारी की शक्ति है, और बाकी सब चीजें अगर विघटन की बात करें या सत्रावसान की तो यह राष्ट्रपति। गणपूर्ति की हमने कई बार बात की। गणपूर्ति से तात्पर्य है सदन की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या। लग रहा है कि भाई इतने से काम नहीं हो पाएगा, अभी संख्या कम है, बहसबाजी हो नहीं पाएगी, ठीक से चर्चा नहीं हो पाएगी, तो क्या करता है, कोरम जिसको बोलते हैं पूरा नहीं हुआ है, तो बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी न्यूनतम होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कोरम बोलते हैं। ओके, अब ये कितना है संविधान ने निर्धारित किया है, ध्यान रखना, कोरम को संविधान में बताया गया है, निर्धारित किया है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्त प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के 10% सदस्यों से होगी, अर्थात 1/10वां भाग, जो भी हमारे मैक्सिमम सदस्य हैं। दूसरा इसी में पॉइंट है संसद का संयुक्त सत्र। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन इससे कई सारे मुद्दे निकल के आते हैं, तो ये हमने आर्टिकल जब पढ़ाए हुए थे तब हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की हुई थी, लेकिन बहुत विस्तृत चर्चा नहीं की, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। भारत का संविधान अनुच्छेद 108 के तहत दोनों के बीच किसी भी, मतलब दोनों जब कभी भी दोनों सदन जो है गतिरोध की स्थिति में आ जाते हैं, लोकसभा बोलता है कि भाई हम इसको पारित नहीं होने देंगे, कभी कभी राज्यसभा बोलता है कि हम पारित नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो जब कभी दोनों सदन गतिरोध की स्थिति आती है तो 108 में ऐसा कुछ कहा गया है, कहा गया कि भाई ठीक है, अगर आप गतिरोध की स्थिति में तो हम ऐसा जुगाड़ करते हैं कि आप दोनों का संयुक्त सत्र जो है, एक ज्वाइंट सिटिंग करवा देते हैं, संयुक्त बैठक करवा देते हैं। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है ऐसा, 108 बोलता है। हाँ, तो गतिरोध को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति महोदय। ओके, आर्टिकल 108 कहता है राष्ट्रपति महोदय से गतिरोध की स्थिति है दोनों सदनों में, बुला लो बैठक, तो क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, और अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब इसमें देखो, हालांकि राज्यसभा को ऐसा गतिरोध की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, पास होने देना चाहिए। क्यों, आप जानते हैं कि होता ऐसा है कि अगर सत्ताधारी दल है और आप जानते हैं कि समर्थन उसको प्राप्त होगा तभी तो वो सत्ता में बैठा हुआ है, जीत इसमें लोकसभा की होती है, लोकसभा में संख्या ज्यादा है, लोकसभा में संख्या ज्यादा है, और जब कभी भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो साधारण बहुमत से ही विधेयक पारित होता है। और साधारण विधेयक का मतलब होता है कि 50+1, 50+1, मतलब आप इसमें पारित हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं साधारण विधेयक। तो लोकसभा की जीत होती है। तो आप ये कह सकते हैं गतिरोध की जब भी स्थिति होती है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया जाता है, तो विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो बैठक करेंगे। अगर मान लो दोनों की अनुपस्थिति है तब कौन करेगा, तो राज्यसभा के सभापति ऐसा करते हैं। संयुक्त बैठक के उदाहरण की बात करें तो 1950 के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में केवल 3 ऐसे कह सकते हैं मामलात या मामले आए हुए हैं जब संयुक्त बैठक पर जो है बिल पारित। तो इसमें दहेज निषेध 1960, बैंकिंग सेवा आयोग, ये अभी तो इसका क्या रिपील कर दिया गया है, तो ये 1977 का है। आतंकवाद निरोधक विधेयक ये 2002 का है। तो ध्यान रखना 1960, 1977 बैंक और ये एंटी टेररिज्म बिल की बात 2002 में।
लुंजपुंज सत्र, इसको लुंजपुंज थोड़ा सा अटपटा है, अगर आपसे पूछेगा तो लैमडेक बोलेगा, लैमडेक, ये ज्यादा सही है। लैमडेक सेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। लैमडेक हिंदी वाले देखेंगे, इसे तात्पर्य एक नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है। क्या बोलते हैं, मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद। ओके, मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से, अर्थात मौजूदा लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके हैं, उन्हें लुंजपुंज कहा जाता है, लैमडेक कहा जाता है। जैसे 20, 15, 20, 25 कुछ ऐसे होते हैं जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई उनकी उम्र हो गई होती है, टिकट नहीं कई बार मिलता है, तो ऐसे जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके, उनको लैमडेक कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, प्रश्नकाल। अब यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है, अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा, स्टार लगाएंगे। प्रश्नकाल, प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया गया है। स्टार लगाएंगे, पूछा जाएगा आपसे सदन की बैठक के पहले घंटे में या दूसरे घंटे में, क्या इसका कहीं संविधान में वर्णन है या संसदीय नियम प्रक्रिया में कहीं पे इसका वर्णन, हाँ तो नियम प्रक्रिया में दिया गया है। ओए, तो ध्यान रखना, इस दौरान सदस्य जो है प्रश्न पूछते हैं, मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तारांकित, स्टार्ड होते हैं, मतलब स्टार लगा हुआ है। ये तारांकित से पहचाने जाते हैं, मतलब उसमें ऐसा स्टार लगा होगा, ये तारांकित से पहचाने जाते हैं और इनके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, तो जितने भी स्टार लगे होते हैं ना, स्टार मौखिक उत्तर देंगे और चलता करेंगे कौन, मंत्री महोदय, कि ठीक है भाई ये ले लो उत्तर। किसी पे बहस हो रही थी, पूछा गया भाई ये आपके, तो बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बातें हो रही है और ये हम इससे इतनी ये प्रोग्रेस है, ठीक है कोई बात नहीं। तो स्टार बारे में मंत्री मौखिक उत्तर देते हैं और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मंत्री साहब ने जवाब दिया, जवाब से सामने वाला खुश नहीं हुआ, बोला कि नहीं भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा आपने ऐसा किया, आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है या भारत में इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा, तो आपने ये सारी चीजें करी। कौन, मंत्री से पूछ रहा कोई, मंत्री ने जवाब दिया भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन बोला नहीं अभी समाचार पत्रों में तो ये आया था, तो फिर मंत्री जी जवाब देंगे उस पर। तो एक आंसर पे फिर से क्वेश्चन कर देना, मंत्री के आंसर पे फिर से क्वेश्चन कर देना, क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न। तो सवाल जवाब किसी मंत्री और सदस्य के बीच में, कोई संसद सदस्य के बीच में जब कभी सवाल, तो किसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो तारांकित प्रश्न में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। सामान्यतः कोई संसद सदस्य प्रश्न पूछता है और मंत्री साहब जो है उत्तर देते हैं। अच्छा, एक खास बात और क्या है, तारांकित में ही इन प्रश्नों की सूची हरे रंग के कागज पर छपी होती है। तारांकित हरा रंग रहेगा, पूछा जाएगा आपसे, स्टार लगाएंगे इसमें। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड की बात करें, इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मंत्री साहब से पूछा गया अभी घटना जो है ये थी, मंत्री साहब आप बताइए कुछ इसके बारे में। मंत्री साहब ने कहा नहीं भाई हम जवाब नहीं दे सकते, हम लिखित में उत्तर देंगे आपको। तो वहीं से खत्म फिर, प्रश्न दोबारा नहीं पूछो। आप कह सकते हैं भैया जब जिसमें लिखित में जवाब देना, तो लिखित तुरंत थोड़ी दे देगा, 4-5 दिन बाद देगा। तो इसमें पूरक प्रश्नों की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों, पूरक प्रश्न जो है सवाल जवाब तुरंत होता है। जब बोला कि लिखित में दे देंगे तो 4-5 दिन बाद देगा जाके ना, तो तारांकित, अतारांकित मतलब अनस्टार्ड, लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं, सफेद रंग में मुद्रित होता है। एक और होता है, प्रश्न काल की बात करें तो अल्प सूचना, इसमें कुछ शॉर्ट नोटिस तौर पर जो है कुछ सूचनाएं मांगी जाती हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत देखें तो सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। बहुत मतलब ऐसा लगे कि नहीं भाई इस पर विचार करना ही करना है, तो ये अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, शॉर्ट नोटिस वाले। अच्छा, ये 10 दिनों से कम समय
का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। 10 दिनों से कम समय का नोटिस देके ये पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है, ध्यान रखना। तो आतारांकिक ही ऐसा है जिसमें लिखित उत्तर दिया जाता है। बाकी स्टार्ड और शॉर्ट नोटिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना 10 दिन का समय बीच में होता है, तो एक नोटिस दिया जाती है कि भाई ठीक है हम आपसे पूछने वाले हैं, और उत्तर जो होंगे मंत्री महोदय द्वारा वो मौखिक दिए जाएंगे। भाई बोलचाल में आपने पूछा, हमने दे दिया। अच्छा, इन्हें हल्के गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित किया जाता है, लिखा जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है भैया, ये देखिए, ओके, तो कैसा? हल्के गुलाबी रंग। तो पहला तारांकित में हरा, फिर इसके बाद में अतारांकित में सफेद, और शॉर्ट नोटिस वाले जो अल्पसूचना वाले उसमें सफेद कागज, सॉरी गुलाबी कागज। ओके, तो ये बात समझ आ गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शून्यकाल की बात करें, 0 आवर। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। बाकी आप देखेंगे ये 0 आवर की बात कर रहे हैं। 0 आवर की बात करें तो शिकागो में 1893 में आप जानते हैं कि शिकागो में जो महाधर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जाके 0 आवर पे बोले थे स्वामी विवेकानंद। मुझे लग रहा है कि वहीं से आया हुआ है, हालांकि मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ लगता है ऐसा ही कुछ है। तो ये 0 आवर पे बोलने की जो एक तरह से एक जो वकालत की गई, वो ये भारतीय संसदीय नवाचार। बाकी आप कहीं पे भी देखेंगे, ना ब्रिटेन में भी था, ना कहीं और किसी संसद में दिखाई पड़ता है, तो केवल ये भारत में दिखाई पड़ता है, और संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? प्रश्नकाल का प्रक्रिया नियम संबंधी इसमें उल्लेख किया गया है, और आप इसका देखें अगर, तो शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया। तो प्रश्नकाल को तो किया गया, शून्य का। अच्छा, क्या खास बातें हैं? तो इसके तहत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल 0 पर बोलने की, चलो भाई बोलो, 0 आवर है आपके पास में, 0 आवर, तो ये ऐसा कुछ, अर्थात बिना पूर्व सूचना दिए। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ध्यान रखना, और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यावली अर्थात सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाता। मतलब चलता रहेगा, शून्यकाल है, आप समझ रहे, शून्यकाल चलता रहेगा। तो जब तक सदन की नियमित कार्य जो है प्रक्रिया, वो एक तरह से शुरुआत कार्यक्रम नहीं स्टार्ट हो जाता है, तब तक जो है ये चलता रहता। तो इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। ओके, आधे घंटे की चर्चा, तो इसमें देखेंगे ये पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए होती है, जिस पर बहुत बहस होती है और जिसके उत्तर में तथ्य पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है कि भाई ये चीजें हैं, इसमें आप मुझे स्पष्ट करें, मंत्री महोदय हमें स्पष्ट करें। तो ऐसी बात है। अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 3 दिन आवंटित कर सकते हैं। तो ये आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय की दोनों सदनों की बात करें, दोनों सदनों में जैसे पीठासीन अधिकारी जो हैं, ये उनका विशेषाधिकार कि भाई 3 दिन 4 दिन जो है एक संसदीय प्रक्रिया के तहत उन्होंने विशेष रूप से बताया कि भाई 3 दिन हम सप्ताह में करेंगे इसको। तो 3 दिन निर्धारित किए कि इसके आधे घंटे बहस के लिए। सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। तो इस पे कोई मतदान नहीं होता है, कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का मुद्दा होना चाहिए, तभी ये बात हो सकती है। अल्पकालिक चर्चा की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें देखें इसे 2 घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है। तो इधर आधे घंटे की चर्चा सार्वजनिक महत्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती तथ्यों से कि भैया ये चीजें, ये तथ्य बताइए, इसको स्पष्ट करें, सच में ये है कि नहीं है। तो ये आधे घंटे, लेकिन अल्पकालिक चर्चा को 2 घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए आवंटित समय 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, संसद के सदस्य अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर ऐसी चर्चा कर सकते हैं। तो आधे घंटे की बहस में भी पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मुद्दे, और 2 घंटे की चर्चा या अल्पकालिक चर्चा की बात करें तो यहां पे भी अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दे। अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन आवंटित करते हैं। तो अल्पकालिक, हम अगर सॉरी आधे घंटे की चर्चा की बात करें तो जो पीठासीन अधिकारी है वो 3 दिन नियत करते हैं कि भाई 3 दिन आप चर्चा कर लो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई, लेकिन पर्याप्त आवश्यक मुद्दा होना चाहिए। 2 घंटे की चर्चा की बात करें या फिर जिसको हम लोग अल्पकालिक चर्चा बोलते हैं,
जिसको हम अल्पकालिक चर्चा बोलते हैं। ध्यान रखना इस पे ये जो पीठासीन अधिकारी हैं सप्ताह में 2 दिन आवंटित करते हैं, तो आधे घंटे के लिए 3 और अल्पकालिक चर्चा के लिए 2। अच्छा, सदन के समक्ष ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है ना ही मतदान होता है, तो इस मामले में अल्पकालिक चर्चा आधे घंटे की बहस के अनुसार ही है। अच्छा, ये कब से अस्तित्व में आया है? तो 1953 से ही अस्तित्व में आ गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो 2 घंटे या अल्पकालिक चर्चा है ये 1953 में, अर्थात जैसे ही पहली हमारी जो निर्वाचित ये लोकसभा थी उसके जो है 1 साल बाद ही इसको लाया गया, तो ये 1953 में आया। नेक्स्ट देखें, विशेषाधिकार हनन। यह किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव बोलता है कि भाई आपने अपना विशेषाधिकार का हनन किया हुआ है, आपने गलत सूचना दी हुई है, गलत तथ्य आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ है, तथ्य हमारे पास में ये सच्चाई है। तो ऐसा कौन बोलता है? मतलब संसद सदस्य बोलते हैं। किससे? मंत्री से। तो मंत्री साहब फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो इनके खिलाफ निंदा, मतलब एक तरह से बोला जाता है, निंदा की जाती है, भैया आपने ऐसा ऐसा किया, हम आपकी निंदा करते हैं। निंदाएं तमाम सारी होती रहती हैं। देखो, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना दोनों जगह है, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए, तो इसको लोकसभा में ध्यान रखना। निंदा प्रस्ताव कहां पारित किया जाता है, मतलब कहां निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है? लोकसभा में। ओके, लोकसभा में। विशेषाधिकार हनन दोनों जगह हो सकता है। आप जानते हैं कि हमारी विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, तो लोकसभा के भी सदस्य मंत्री बनते हैं और राज्यसभा के मंत्री बनते हैं। तो मंत्री तो दोनों के हैं, जो राज्यसभा वाले होंगे राज्यसभा में बैठेंगे जाके मंत्री, तो वहां पे भी वो लोग चर्चा कर सकते हैं, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास करवा सकते हैं, निंदा करते हैं उनकी, तो वो दोनों जगह कर सकते हैं, राज्यसभा। लेकिन निंदा प्रस्ताव की बात करें तो लोकसभा। इसे किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है। मुद्दा क्लियर हुआ? किसी एक मंत्री, संपूर्ण मंत्री परिषद या विशेष तौर पर कुछ मंत्रियों का ग्रुप, जैसे वित्त मंत्री के खिलाफ, विदेश मंत्री साहब के खिलाफ, या आप कह सकते हैं कि कोई संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ। तो एक ग्रुप या किसी मंत्री के खिलाफ, मान लो वित्त मंत्री के खिलाफ ही या विदेश मंत्री के खिलाफ ही कोई एक, या संपूर्ण मंत्री परिषद, पूरी मंत्री परिषद, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो ध्यान रखना। तो आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद, मंत्रियों के समूह या व्यक्तिगत। ये विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो विशिष्ट नीतियां और कार्य रहा होगा कुछ चीजें जिसपे, जो आप जानते हैं विपक्ष हर टाइम संतुष्ट तो रहता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ही बोलता है हाँ ये सरकार ने अच्छा काम किया। वैसे तो हर डेली जो है अच्छा काम नहीं करते हैं सरकार, किसके हिसाब से? विपक्ष के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना, विशिष्ट नीतियां और कार्यों के लिए इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमने बता दिया आपको कि केवल और केवल लोकसभा में। तो इतना मुद्दा आप याद रखना, निंदा प्रस्ताव में 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि लोकसभा में इसको, और दूसरा मंत्रियों के समूह और संपूर्ण मंत्री परिषद। अगर आपसे निंदा प्रस्ताव के बारे में पूछेगा, यही 2 ही पॉइंट पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह संसद के किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उस मामले पर उससे एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बयान लेके रहेंगे, जैसे कई बार आप देखेंगे मणिपुर हिंसा को लेके जो अभी चर्चा होती रहती है उस पर जो है बयान मांगने की बात कही जा रही थी, भाई आप हमें ध्यान आकर्षित करेंगे, हमें जवाब चाहिए। लेकिन फिर भी जो है जवाब नहीं दे पाए, क्या चीज़ें हैं। हालांकि बोला गया था, उस पर विपक्ष को सफाई दी गई थी। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में तो आधिकारिक बयान जो है वो मांगने की बात करते हैं, ऐसा। तो ध्यान, अच्छा
इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों जगह। स्थगन प्रस्ताव, इसे लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इससे सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल है, मतलब निंदा करना। स्थगन प्रस्ताव और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जब कभी भी ऐसा समझ में आए, ध्यान रखना कि भैया कोई निश्चित बहुत जरूरी जो है तत्काल एकदम से चर्चा करनी है, आप इस पे जो है आप ये कह सकते हैं कोई सार्वजनिक मुद्दा है, सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है, तो फिर आप कह सकते हैं स्थगन प्रस्ताव। ओके, तो इधर जो है मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और स्थगन प्रस्ताव जो है वो सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ओके, दोनों अंतर है। ध्यानाकर्षण क्या है? वो मंत्री साहब का ध्यान आकर्षित करना, मंत्री साहब बताइए, आधिकारिक हमें बयान दीजिए क्या आपने इस पे किया हुआ है। और स्थगन प्रस्ताव में सदन के खिलाफ, मतलब सदन से ही जवाब मांगा, मतलब सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंत्री से को जो है कि पूरा सदन जो है देखिए ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं, इस पे मंत्री साहब या सरकार क्या कर रही है, तो पूरे सदन, तो वो स्थगन प्रस्ताव। अब खास बात क्या है कि ये केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान आकर्षण जो है वो कहीं पे लोकसभा या राज्यसभा में। नेक्स्ट देखें, अविश्वास प्रस्ताव। संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और यही जो है संसदीय व्यवस्था का सार है। संसदीय व्यवस्था का सार है। सार मतलब पूरा जो है कंक्लूजन, एक तरह से जो भी सारी चीजें हो रही हैं हमें अनुच्छेद 75 में दिखाई पड़ती हैं। मतलब क्या कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा स्पीकर पूछेंगे बताओ क्या कारण है जो आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हो सरकार के खिलाफ। इधर जो ला रहा है, मतलब एक तरह से जो सदन का सदस्य है, बोलेगा हम नहीं बताएंगे। बोलेगा क्यों नहीं बताओगे? बोलेगा क्योंकि कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। ओके, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, और यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। कह सकते हैं सरकार गिर जाएगी। तो अभी तक जितने अपने प्रस्ताव देखें, सरकार गिरने जैसी स्थिति कहीं नहीं बनती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है कि सरकार का विश्वास चेक किया जाता है। कौन लाता है? विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव, और इस पे सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना होता है। सरकार गिर जाएगी, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है ये। तो ये कुछ खास बातें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, तो पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ये लाया जाता है। तो ये सारे मुद्दे। तो अब ध्यान रखना, अगर ये पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो आप जानते हैं नए चुनाव करवाने पड़ जाएंगे। नए चुनाव करवाने पड़ जाएंगे। कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। तो ये खास बात। धन्यवाद प्रस्ताव देखें तो राष्ट्रपति के इस संबोधन को धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें, यहां पे ये राष्ट्रपति के संबोधन के आधार पर लाया गया है। राष्ट्रपति के संबोधन के आधार पर इसको लाया जाता है। मतलब एक तरह से नई नवेली जब लोकसभा का गठन होता है या प्रत्येक सत्र को जब वो संबोधित करते हैं, तो ये जो संबोधन की बात करते हैं, संबोधन, ये ब्रिटेन के एक तरह से जो राजा होते थे, वो जब कभी भी देश को संबोधित करते थे, पार्लियामेंट को संबोधित करते, तो उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता था। ये परंपरा भारत ने भी एक्सेप्ट कर ली। अब देखें इसमें क्या मुद्दे हैं। इतना क्लियर हो गया?
तो भारत ने भी ये प्रक्रिया, ये प्रस्ताव जो, ये जो एक तरह से प्रक्रिया इसको लिया। इसमें देखें, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक आम चुनाव, ठीक है, अभी चुनाव हुए, राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित किया होगा ज्वाइंट सेटिंग करके। हाँ, जब कभी वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तब भी जो है, जैसे जनवरी की बात करें, तब भी जो है राष्ट्रपति महोदय इसको संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव जो है, ये इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। तो जब कभी भी हम धन्यवाद प्रस्ताव की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से, हालांकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस तो नहीं, लेकिन आजकल जा रहा है वहां तक, उस गहराई तक, तो पूछेगा आपसे कि धन्यवाद प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव जैसी ही शक्ति रखता है वैसी, पारित होना जरूरी है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो ये अंतर समझ में आ रहा है आपको, अविश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव में। ओके, तो ये नवाचार ये हमारे यहाँ का नहीं है, कहाँ का, ब्रिटेन के राजा जो है संबोधित करते, तो वहां से लिया गया। तो दोनों एक ही जैसे प्रकृति रखते हैं कि अगर नहीं ये पारित नहीं हुआ तो फिर सरकार। कटौती प्रस्ताव की बात करते हैं। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को दी गई एक विशेष शक्ति है, किसी अनुदान की राशि को कम करने अथवा एक निश्चित सीमा तक घटाने का प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। और इसमें अनुदान जो मांगे हैं, अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा वित्त विधेयक में विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जाती है और की जा रही मांग का विरोध किया जाता है। मतलब बोला जाता है कि भैया आप इतना धन यहाँ इसके लिए आवंटित कर रहे हैं, इतना धन इसके लिए आवंटित कर रहे हैं, तो विपक्ष क्या बोलेगा, नहीं हमें मंजूर नहीं, हमें मंजूर नहीं। कोई नीति ला रही तो उसको बोलता हमें मंजूर नहीं है। ओके, तो ये बात, तो इसके लिए कुछ प्रस्ताव हैं, अर्थात कटौती प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। कहा यह जाता है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह अविश्वास मत के बराबर होता है, और यदि सरकार निचले सदन में अर्थात लोकसभा में संख्या बढ़ाने में विफल रहती है तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो 3 मुद्दे हमने देखे कि अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक है कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, चुनाव दोबारा करवाने पड़ जाएंगे। ओके, क्लियर। तो कटौती प्रस्ताव ये अगर स्वीकार हो गए तो अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति बन जाएगी, अर्थात सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि कुल यहां पे निम्न में से किसी भी तरीके से मांग की राशि को कम करने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। बड़ा मजाकिया टाइप का होता है, देखना अभी क्या क्या प्रस्ताव जो है कटौती प्रस्ताव में पारित करने की बात करते हैं। पहला, नीतिगत कटौती, नीति निर्मोदन कटौती। देखिए, कहा जाता है कि यह इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए। कोई मंत्रालय विभाग मांग रहा हो भाई इतना, तो बोलेगा विपक्ष इसको 1 रुपए कर दिया जाए। क्या बोलते हैं इसको, नीतिगत कटौती। यह मांग में निहित नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, इसी वजह से नाम क्या दिया गया है, नीतिगत निर्मोदन या नीतिगत कटौती, या नीति निर्मोदन कटौती या नीतिगत कटौती, दोनों आपको शब्द मिलेंगे। नीतिगत कटौती ज्यादा मिलता है तो 1 रुपए बोलता है कि भाई 1 रुपए कर दी जाए, जो भी मांग है उसको घटा के राशि उसकी 1 रुपए कर दी जाए। क्या ऐसा संभव है 1 रुपए कर दी जाए? नहीं भाई, 1 रुपए से क्या करेगा, 1 रुपए की हालांकि टॉफी मिलती है। मितव्ययता कटौती की बात करें तो इसमें भी मजाक टाइप का है कुछ। देखे, मितव्ययता कहा जाता है कि इस तरह इसे प्रस्तुत किया जाता है
कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए। इसमें बहुत दिया नहीं गया कि भाई कितना 1 रुपए कर दी जाए, 10 रुपए कर दी, नहीं। उल्लिखित मांग को एक सीमा तक कम करने की बात करता है और इसको बोला गया है मितव्ययता कटौती, सांकेतिक कटौती। मजाक टाइप का ये भी है। जैसे देखें, इसे इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि मांग की राशि को 100 रुपए की कटौती की जाए, 100 रुपए की कटौती की जाए। अब अंतर क्या है? कहा जाता है कि नीति निर्मोदन कटौती में जो भी राशि है उसको घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए। मितव्ययता कटौती में बोला जाता है कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए। नहीं बताया गया 10 रुपए 100। लेकिन सांकेतिक कटौती में थोड़ा सा अंतर है। बोलता है कि जो भी मांग की गई है उस राशि में 100 रुपए की कटौती की जाए। मतलब उसने अगर 1 लाख करोड़ मांगा होगा तो बोलेगा 100 रुपए इसमें कम कर दीजिए। आप समझ पा रहे हैं? मजाक चल रहा है ना? हाँ, तो वैसे ही कुछ करके, तो इसे मजाक मजाक में इसको पढ़ भी लेंगे अब। तो कटौती प्रस्ताव ऐसे, यह एक विशिष्ट शिकायत व्यक्त करता है कि भैया हमें इस चीज से शिकायत है, 100 रुपए कम कर दो इसमें। ओके, तो इसको बोलते हैं सांकेतिक कटौती। अंग्रेजी में भी पूछा जाता है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन अंग्रेजी में भी ऐसा। अच्छा, इसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो भी हम मुद्दे पढ़ रहे हैं जिससे सरकार गिर रही है, लोकसभा में ही वो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप देखेंगे संयुक्त बैठक होती है और दोनों सदनों से अपेक्षा की जाती है कि भाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित हो जाए। इधर हम देख रहे हैं जो कटौती प्रस्ताव है वो लोकसभा में पारित किया जा रहा है। तो ये सारे आप इशू ध्यान रखेंगे। समापन प्रस्ताव, यह सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है। समापन प्रस्ताव मतलब मामले पर जो बहस हो रही है इसको कम कर दिया जाए। तो ये ध्यान रखना, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इससे जो है जब भी हम कहें तो सदन के जो 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 प्रोडक्टिविटी है, चर्चा करने की जो क्षमता है उससे बढ़ती है। क्यों? गतिरोध खत्म कर देता है। तो समापन प्रस्ताव, यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो बहस तुरंत रोक दी जाती है और मामले पर मतदान किया जाता है। आप समझ रहे हैं? बहस एकदम से क्या है, खत्म कर दी जाती है। मतदान कि ठीक है भाई आपने कहा, हमने मान लिया, ऐसे ही करेंगे। तो एक तरह से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आप देखेंगे कि तुरंत जो है प्रस्ताव पारित हुआ, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा होने लग गई। पता लगे एक ही मुद्दे पर चर्चा किए जा रहे और विपक्ष कह रहा है कि भाई समापन प्रस्ताव पारित किया जाए और सत्ता पक्ष जो मान ही नहीं रहा। तो इससे आप जानते जो है सदन का जो एक तरह से समय बर्बाद होता है। तो इस वजह से ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अब इसमें भी कुछ 4 तरह के, जैसे साधारण की बात करें तो सिंपल तरह का, जब कोई सदस्य प्रस्ताव लाता है, प्रस्ताव करता है कि भाई इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान किया जाए। खंडसा की बात करें, इस मामले में किसी विधेयक के खंड या एक लंबे संकल्प को बहस शुरू होने से पहले भागों में बांटा जाता है। बहस पूरे हिस्से को कवर करती है और पूरे हिस्से को वोट देने के लिए रखा जाता है। कंगारू, स्टार लगाएंगे। तो कंगारू की बात करें, इस प्रकार के जो प्रस्ताव, इसके तहत केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिए जाते हैं और बीच में आने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया। ग्लेटन मतलब एक तरह से कंगारू कट बोलते हैं। कंगारू कट मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बातचीत कर ली जाए और उनको ही जो है उस पर फटाफट बहस करने के बाद पारित किया जाए, बाकी को ऐसे ही पारित मान लिया जाए। आप ये कह सकते हैं जब ऐसे प्रस्ताव जिन पे चर्चा किए बिना ही उनको पारित कर दिया जाता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पे उन पे ही चर्चा होती है, बाकी को पारित, तो इसको क्या बोलते हैं? कंगारू कट। गिलोटिन की बात करें, यह तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा किए खंडों को भी चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई समय गवाए बिना ही विधेयक संकल्प के बिना चर्चा किए गए खंडों को चर्चा किए गए खंडों के साथ जो है पारित कर दिया जाता है कि भाई समय नहीं, अब जल्दी जल्दी हटाओ इसको। तो ये अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं? गिलोटिन। ओके,
अब इसमें तो कुछ जो है अपना ऐड ऑन कर लेना। ऐड ऑन ये मतलब देख लेना कि भाई ये संकल्पना आई कहाँ से, कंगारू कट और गिलोटिन जो है ये संकल्पना कहाँ से आई है। ओके, तो इसका कोई दार्शनिक रूप है वो भी देख लेना। हालांकि दार्शनिक रूप पूछता नहीं, लेकिन हो सकता है आपसे पूछे। अच्छा, संसद में बजट, तो ये आपसे स्टेटमेंट पूछेगा, स्टार लगाएंगे इसमें। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है इसका। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्ति और खर्च का इसमें विवरण होता है कि भाई कितना खर्चा किया है, कितनी प्राप्तियां हुई और हमने कितना जो है खर्चा किया हुआ है एक वित्तीय वर्ष में। बजट के क्रियान्वयन की व्यवस्थाएं क्या हैं पूछा गया है यूपीएससी में भी 2024 में। निश्चित तौर पर इस बार भी पूछा जाएगा क्योंकि अभी बजट पारित होने वाला है, तो स्टार लगाएंगे। राष्ट्रपति से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। सिवाय विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पूरा स्थापित या इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही और संग्रहण नहीं किया जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती है। कैन नॉट बी इंक्रीज इट, तो इसको बढ़ा नहीं सकती। ये सब आपसे पूछा जाएगा। बजट के क्रियान्वयन की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, इस पे मुझे लग रहा है कि डबल स्टार लगाए, आपसे पूछा जाएगा। डबल स्टार लगाए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या व्यवस्थाएं, क्या अवस्थाएं होती हैं। ओके, तो ये ऐसे तभी जो है उसको इसको पारित करने के लिए भेजा जाता है। ओके, तो ये सारे मुद्दे आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा, बजट पारित होने की प्रक्रिया में 6 स्तर दिए गए, तो 6 स्तर से गुजरता है। यूपीपीसीएस में पूछेगा, इस वजह से मैंने दिया हुआ है। अब इसमें देखो विस्तार से हमने इस वजह से चर्चा नहीं की, बजट का प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, आम बहस क्या होगी, तो कैसे पारित होगा, इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपसे पूछेगा तो ये बोलेगा कि एक तरह से क्रमबद्ध इसको करें या क्रम से सजाएं। मैं लिख देता हूं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा कि इसको जो है क्रम से सजाए। बस इतना क्वेश्चन पूछेगा, इस वजह से हमने क्रम से लगा दिया है और इसी क्रम में आप भी सजाए। तो बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर इस पर बहस होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है कि भाई ठीक है भाई एक बार देख लेते हैं। अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और वित्त विधेयक का पारित होना। ओके, और वित्त विधेयक जैसे ही पारित होता है, समझ गए, बजट पारित हो गया। तो 6 स्टेप हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अनुपूरक अनुदान की बात करते हैं। कुछ अनुदान हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपसे हो सकता है कोई एक अनुदान दे दिया जाए और उसमें बोलेगा कि इसमें कौन सा एक सही नहीं है। कोई एक अनुदान दे दिया जाएगा, उसमें 4 पॉइंट बना के या 3 पॉइंट बना के बोलेगा इसमें कौन सा सही नहीं है, या फिर स्टेटमेंट दे देगा। तो ऐसे आजकल स्टेट पीसीएस पूछ रहा है, इस वजह से मैंने भी दे दिए, तो एक बार देख ले, हो सकता है आ जाए। अनुपूरक अनुदान, इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु, पॉइंट आउट करेंगे, किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई गई है। तो विनियोग विधेयक में इसका उल्लेख किया गया, अनुपूरक अनुदान का। बोला गया कि भाई विनियोग विधेयक में पर्याप्त नहीं था ये, और भाई कोई विशिष्ट सेवा आपने बोली थी इसमें धन अपर्याप्त हो गया, तो इसके लिए अनुपूरक अनुदान हमें चाहिए। इसका विनियोग विधेयक में बाकायदा उल्लेख किया गया, किसका, अनुपूरक का। अतिरिक्त अनुदान, यह तब प्रदान की जाती है राशि जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित ना किया गया हो। मतलब बजट में उस सेवा का उल्लेख नहीं है और उस सेवा के लिए धन भी आवंटित नहीं किया गया, लेकिन वो सेवा जो है बाद में, बजट पारित होने के बाद में इंट्रोड्यूस कर दी गई, तो बोला जाता है कि भाई हमें अतिरिक्त अनुदान चाहिए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती, जो हमने बताया कि भाई अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है। बजट में तो आपने इसका आवंटन किया नहीं था और आपने नई सेवा सृजित कर दी, तो उसके लिए भाई हमें अतिरिक्त अनुदान चाहिए। ओके, खर्च बढ़ गया तो अतिरिक्त अनुदान, आप समझ रहे हैं बोलचाल की भाषा में ऐसे।
और भी अनुदान है। अधिक अनुदान की बात करें तो इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज्यादा रकम व्यय हो जाती है। सेवा पहले से स्टैब्लिश थी, बोला गया कि भाई मान लो कोई सेवा थी और पता लगे कि 10,000 करोड़ उसके लिए आवंटित किया गया, लेकिन खर्च होते 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 11-12 हजार करोड़ जो है खर्च हो गए, तो अब बोला जाएगा कि भाई हमें अधिक अनुदान चाहिए, तो फिर अधिक अनुदान की मांग की जाती है। और इसी में वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान भी होता है। तो ये खास बातें इसकी अधिक अनुदान की, मतदान होगा क्योंकि बजट में भाई एक बार तो इस पर बहस हो चुकी, भाई ठीक है इसके लिए 10,000 करोड़ निर्धारित किया हुआ था, लेकिन आपने खर्च ज्यादा कर दिया, तो फिर भी अब क्या चाहिए, भी और चाहिए पैसा, तो इसके लिए मतदान होगा। इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद की लोक लेखा समिति से मंजूरी भी मिलना आवश्यक है। मुद्दा क्योंकि पहले से स्टैब्लिश सेवा है ना ये। अब खर्च 10,000 करोड़ अब आवंटित किया गया था बजट में, आपने 12-15 हजार कर दिया खर्च, तो भाई उसके लिए तो एक तो बहस करेंगे, लोक लेखा समिति से जांच करवाएंगे सच में ऐसा चीजें हैं कि नहीं है, तब इसके बाद में फिर जो है अधिक अनुदान आवंटित किया जाएगा। हाँ, जो 3-4 हजार करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुआ है, तो ये मंजूरी मिलना अनिवार्य है। तो इससे मंजूरी मिलना लोक लेखा समिति से, इसके बाद ही अधिक अनुदान दिया। प्रत्यानुदान की बात करें तो यह किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक और तुरंत आवश्यकता होती है। किसी सेवा के लिए आकस्मिक अचानक से कोई दिक्कत हो गई, ओके, तो इसके लिए प्रत्यानुदान कहा तो ये जाता है। तो इस प्रकार के अनुदान मांग रखी जाती है और ये कहा जाता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया एक तरह से ब्लैंक चेक है। ब्लैंक चेक है, क्यों बोला गया इसको प्रत्यानुदान को? अब देखो आकस्मिक तो कुछ भी चीज हो सकती है, अब इस पे मतदान भी नहीं होता है, मुद्दे की बात तो यही है, मतदान भी नहीं होता है, लोक लेखा समिति इसको जांच भी नहीं करती, तो इस वजह से प्रत्यानुदान को कार्यपालिका को दिया गया लोकसभा द्वारा एक तरह से ब्लैंक चेक है। बताओ कितना चाहिए पैसा, आकस्मिक धन चाहिए, अचानक से जरूरत पड़ गई, 10,000 करोड़, 15,000, 20,000 करोड़ चाहिए, तो ऐसा कुछ करके, तो प्रत्यानुदान जो है वो कार्यपालिका को दिया गया एक लोकसभा की तरफ से एक तरह से ब्लैंक चेक है, इस पे मतदान नहीं होता है। खास बात तो यही है, ओके। आकस्मिक अपवादानुदान की बात करें तो अपवाद स्वरूप कुछ चीजें देखें, इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है, यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता है, मतलब किसी विशेष प्रयोजन के लिए। अब ये उस समय के लिए नहीं कि भाई ठीक है अभी अनुदान इसके लिए कुछ जो आवंटन किया गया तो उसके लिए नहीं है, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता है। सांकेतिक अनुदान, अच्छा, यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, ओके। किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए, किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा मतलब क्या हुआ, भाई कोई सेवा कर रहे थे इसके लिए पता चला कि नहीं इसमें और भी कुछ चाहिए, और भी हमें मशीनरी चाहिए, तो हम नीचे और भर्ती करेंगे, तो उसके लिए सांकेतिक अनुदान, और इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और उस पर मतदान भी होता है, फिर धन की व्यवस्था की जाती है। यह किसी अतिरिक्त व्यवस्था से संबंधित नहीं होता है, ओके। अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कि भाई जरूरत पड़ गई तो उसको, तो सेवा पहले से थी, पता लगे कि और भी मशीनरी उसमें लगानी है, उसके नीचे और तमाम भर्तियां करनी है, या कोई एक छोटी सी निकाय उसमें बना दिया गया है, उसका सब निकाय, ओके, तो उस वजह से सांकेतिक अनुदान। लेकिन ध्यान रखना लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, इससे मतदान भी होता है, ओके। तो ये कुछ अनुदान है। अब एक बड़ा मुद्दा हम बात करते हैं, संसदीय समितियां हमारे यहाँ काम करती हैं, और आप जानते हैं कि वो वित्तीय समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति है, इसके बाद प्राक्कलन समिति है हमारे पास में, सरकारी उपक्रम समिति है, और तो ये आप ये कह सकते हैं कि भाई कुछ स्थायी समितियां भी होती हैं, कुछ अडॉक टाइप की होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं ये वित्तीय समितियां हैं, ठीक है। जब भी हम बात करें प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति की, उपक्रम समिति की बात करें, तो ये सब कैसे हैं, स्थायी समितियां हैं और इनका विघटन नहीं होता है, ये वित्तीय समितियां हैं। तो कहीं पे अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो आप लोग इसको जैसे मैं बोल रहा हूं तो समझ लेना, ओके। अगर आपको नोट्स में नहीं मिल रहा तब भी इसको समझ लेना। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति वित्तीय समिति है, उपक्रम, ठीक है। तो जब भी हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो वो सब कैसी है, ये वित्तीय समितियां हैं।
और ये स्थायी समितियां हैं, अर्थात ये विघटित नहीं होती हैं, लेकिन हाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। तो हर 1 साल बाद जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है, बनाया जाता है, इसके बाद ये काम करती है, लेकिन ये भंग नहीं की जाती है। तो कैसी है? स्थायी समितियां हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग लोक लेखा समिति। इस समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये अभी भी विद्यमान है। वर्तमान समय में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से। अब 15 लोकसभा, 7 जो है राज्यसभा से, क्यों? क्योंकि 15 लोकसभा से सदस्यों की संख्या ज़्यादा है लोकसभा में, और राज्यसभा में 7 ही क्यों है? क्योंकि उनकी संख्या कम है। एवरेज तो वही है, चाहे आप 543 ले लो और इधर जो है 245 ले लो, तो लगभग वही एवरेज बनता है जाके। तो 15 और 7। अब ये मुझे पूछना कि 15 लोकसभा में क्यों, 7 जो है राज्यसभा में, वो संख्या के हिसाब से संसद प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों के बीच से, प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना, नोट डाउन करेंगे। अब ये इसको स्टार लगाएं, डबल स्टार लगाएं, इसमें पूछा जाएगा आपसे। संसद प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों के बीच से एकल संक्रमणीय सिद्धांत, अर्थात ध्यान रखना, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट सिस्टम जो है वो यहाँ पे काम करता है। तो एकल संक्रमणीय सिद्धांत जो है यहाँ पे काम करता है। इसके आधार पर हस्तांतरण मत के माध्यम से इसका चयन किया जाता है और इस तरह इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। तो सभी दल, जो भी आप दल हैं, वो आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है और इसमें जो है सभी। तो ये खास बात इसकी, सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है, नोट डाउन करेंगे। ओके। समिति के अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके। तो इसके सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये मुद्दे हैं। समिति का कार्य जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 3 जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इस आधार पर किसके? लोक लेखा। तो विनियोग लेखा संबंधी लेखा परीक्षा समिति, वित्त लेखन संबंधी लेखा परीक्षा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी लेखा परीक्षा समिति। तो विनियोग, वित्त और सरकारी उपक्रम, ये तीनों याद रखना, अर्थात ये लोक लेखा समिति से ही संबंधित। तो जब कभी लोक लेखा समिति की बात करें तो ये 3 जो है रिपोर्टें। ओके, क्लियर हो गया। तो ये 20 टॉपिक जो है IPF 9 में हमने पढ़े हुए हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये डिस्कशन जो हमने किया हुआ ये नया डिस्कशन है, और जब भी आप कोई किताब जैसे मैक्सिमम लोग जो है प्रेफर करते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ते हैं, उसमें ये सारे मुद्दे नहीं दिए गए हैं। दिए भी गए तो बहुत कम दिए गए हैं। और उस तरह के देखिए 2023 में जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो है कथन में दिए गए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित। तो इस वजह से मुझे ये देना पड़ा। जैसे संसदीय सचिवालय के बारे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, हाँ, उसके स्टाफ को लेके और उसके गठन को लेके। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विपक्ष का नेता है और सचेतक है और तमाम सारे जो अनुदानों की मांग की गई है, जो अनुदान यहाँ पे बताए गए हैं, बजट के बारे में हमने चर्चा की, तो थोड़ा अंदर जाके पढ़ाया है। आई होप कि थोड़ा सा ठीक लगेगा और अंदर तक थोड़ा पढ़ना भी आपको चाहिए। तो ये इसकी PDF जो है इसकी PDF हमने बताया था, मेक IF, ये PMP प्रोग्राम जो है ये चलता है, ठीक है, PMP प्रोग्राम चलता है। तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, कोशिश की जाएगी उसको सॉल्व करने की। तो ठीक है, हम लोग 10वां IPF भी पॉलिटी से संबंधित रहेगा। हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।